जिला रायसेन के सिलवानी में ऑल इंडिया मंसूरी समाज का एक बहुत बड़ा जलसा है और इस जलसे के माध्यम से समाज के लोगों के अंदर अपनी भागीदारी को लेकर के हमें उन लोगों से बातचीत करना है और पसमानदा तबके के मुसलमानों के हालात इस देश के अंदर बद से बदतर हो गए हैं, इस सिलसिले में बात करना है। तो आज जिला रायसेन में जिला अध्यक्ष फारूक मंसूरी साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव उपाध्यक्ष और संगठन के सारे लोग, प्रदेश अध्यक्ष अजीत साहब, संगठन मंत्री पाकीजा साहब, महासचिव हमारे एहसान साहब जो पूर्व मंत्री हैं, फारूक के वालिद साहब, महबूब साहब सागर से आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथी इस रायसेन में कई राज्यों कई ज़िलों से लोग आए हुए हैं शिरकत करने के लिए और फ़हीम और नई मंसूरी हैं, इन लोगों ने इस प्रोग्राम का इनकाद किया है। आपको बताना है कि मंसूरी समाज एक वो समाज है जो मुसलमानों में एक पिछड़े वर्ग में इसकी गिनती होती है और हम मंसूरी समाज के लोगों में का जो आबाई पेशा था वो रजाई गद्दा तकिया बनाना और हाथ वाले कोल्हू से तेल निकालने का काम था। लेकिन आधुनिकीकरण और मशीनीकरण युग में वो धंधा हमारे हाथों से निकल गया, हमारे लोग पामाल हो गए, बेरोजगार हो गए और शहरों को पलायन कर गए। वहाँ पर उन्हें मजदूरी करना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है और होटलों में बर्तन धोने का काम करना पड़ता है। सरकारों ने इस समाज की तरफ रुख नहीं किया कि समाज का कारोबार, अगर आज गद्दा जो है अंबानी बनाते हैं, तेल का कारोबार फॉर्च्यून सबसे बड़ा काम अंबानी का है, तो जब अडानी, अंबानी और इन सब लोगों में हमारा पुश्तैनी धंधा उनके हाथों में चला गया, रिलायंस के तमाम गद्दे बनने लगे तो हमारा धंधा छिन गया। तो सरकारों को चाहिए था कि हमारे समाज के लोगों के फलाह बहबूदी के लिए, इनके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था करना चाहिए। तो हम आधुनिकीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं इन फैक्ट्री में इन जगह रिजर्वेशन मिल करके, ताकि मंसूरी समाज के लोग अपने पुश्तैनी धंधे को, उन बड़े अंबानी ग्रुप के लोगों के इंडस्ट्री में सारा कारोबार इनके हाथ में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पसमानदा समाज के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मंसूरी समाज से मैंने काम शुरू किया था, धीरे धीरे करके बात चली कि है तो आप ओबीसी की बात करते हैं। तो जो मुसलमानों में कुल 49 बिरादरियों में से 49 बिरादरियाँ जो हैं वो पिछड़ी जात से आती हैं और 4 बिरादरियाँ अगड़ी जात से आती हैं। तो पसमानदा में ये सारी की सारी जो जातियाँ पिछड़ी ये तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान समाज के क्षेत्र में पिछड़ गया, जो मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र पिछड़ गया, जो मुसलमान के माशी हालात, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, जिन मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में जाने का नहीं मौका मिला, जिन मुसलमानों को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला, ये वो सारे के सारे मुसलमान पसमानदा है। उसमें पठान भी हो सकते हैं, उसमें धुनिया भी हो सकता है, उसमें सलमानी भी हो सकता है, उसमें कुरैशी भी हो सकता है, उसमें अंसारी भी हो सकता है। तो इन जो मैंने बताए, इन क्षेत्रों में जितने पिछड़े लोग वो पसमानदा हैं। आज हम लोगों ने पसमानदा के काम करते करते 16 साल हो गया। इस देश के अंदर पसमानदा लफ्ज़ का फाउंडर मैं ही हूँ। इस देश में कोई पसमानदा जानता नहीं था, लेकिन मैंने पसमानदा लफ्ज़ का जन्म दिया और इस पर काम किया। और उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कई राज्यों में मैंने काम किया। तो जो मुस्कुल मुसलमानों का 85% पिछड़ा मुसलमान है, ये पूरी तरह से पसमानदा के से जुड़ा हुआ है और हम भागीदारी चाहते हैं। इससे पहले भागीदारी से मुराद हमारा है कि हमको, बस एक पॉइंट में बताता चलूँ चूँकि लंबी हो जाएगी बात, हमको 1936 से 1950 तक पिछड़े मुसलमानों को, दलित मुसलमानों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद 10 अगस्त 1950 को सरकार ने हमको बौद्ध को, सिख को, मुसलमान को और ईसाई को, इन 4 लोगों को आरक्षण मिलता था। इन चार धर्म के लोगों को हिंदू दलितों के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन 10 अगस्त 1995 को 50 को वर्तमान सरकार ने उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दी, मजहबी पाबंदी लगा दिया कि अब हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते।
लेकिन जो हमको अंग्रेजों ने आरक्षण दिया था 1936 में, जब अंग्रेजों ने हिंदू दलितों को रिजर्वेशन दिया और देखा कि मुसलमानों में भी जैसे धोबी है, हिंदू धोबी, मुसलमान धोबी, मुस्लिम मोची, मुस्लिम जोगी, मुस्लिम नट, मुस्लिम भाट, तो ऐसे जो हिंदुओं में पिछड़े लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, ऐसे ही पेशा हमारे मुसलमान जो करते थे उनको दलित मुसलमान का दर्जा दिया और 1936-1950 तक उनको रिजर्वेशन मिला। तो उन्होंने जब देखा हमारे हालत पे, तरस खा करके हमको आरक्षण दिया। लेकिन 10 अगस्त 1950 को वर्तमान सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा करके 4 लोगों को बैंड कर दिया। लेकिन जब 1956 में सिखों ने दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन किया तो उनको बहाल कर दिया, उनको मिलने लगा। 1990 में बौद्धों को मिलने लगा, ईसाई और मुसलमानों का भी नहीं मिलता। मेरी सरकार से ही मांग है और हमारा पसमानदा का मेन झगड़ा यही है कि जब संविधान में 4 लोगों को प्रतिबंधित किया गया धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर 2 लोगों को छोड़ दिया गया। उसको कोई मतलब 2 हमारे लोग थे, वो भी बेचारे पसमानदा तबके के लोग थे। अगर उनको रिजर्वेशन दिया तो मेरा इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए, ईसाई और मुसलमानों को मिलना चाहिए। यही मैं सरकार से बार बार आंदोलन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन, हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं करनी है। हमको रिजर्वेशन संविधान में हमारा निहित है। एक राष्ट्रपति द्वारा गैर संवैधानिक अध्यादेश ला करके उसको जो प्रतिबंध किया रिजर्वेशन को, उसको एक चिट्ठी दे करके अगर राष्ट्रपति वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को वापस ले ले, हमको आरक्षण मिलने लगे। वर्तमान में देश काल परिस्थितियों को देखते हुए, भारत की दशा को देखते हुए जो भी मामला चल रहा है सड़कों पर, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो देश के हालात है ये किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं और विदेश के लोग भी देख रहे हैं। आज देश के अंदर जिस तरीके से हम खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वर्तमान की सरकारों के अत्याचार की वजह से खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हमारे लोगों को मॉब लिंचिंग में फंसाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे लिख करके उनको जेल भेजा जा रहा है। हमारे तमाम दर्शगाहों को, इबादत गाहों को, मस्जिदों को, हमारे तमाम खानकाहों को सरकार कागज के नाम पर मांग करके और उसको तोड़फोड़ कर रही है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आज अगर उनको लगता है कि ये 200 साल पुरानी कब्र है, 400 साल पुरानी कब्र है, इसका कागज मांगते हैं, 200-400 साल पुरानी मस्जिद का कागज मांगते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कागज 400 साल पहले कहां से कौन लाके कितना रखेगा? अगर हम एक मस्जिद कहीं बनाने चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और आरएसएस के लोगों के सीने पे सांप लौटने लगता है। और आप किसी चौराहे पर मंदिर बना ले, किसी मोहल्ले में बना ले, किसी शहर बना ले, कोई मुसलमान, आज तक इतिहास गवाह है कि आज तक कोई मुसलमान उस मंदिर का विरोध नहीं किया। आपके धर्म का मामला आप कहीं बनाए, हम विरोध नहीं करते, लेकिन जब हम कहीं जब बनाने चलते हैं तो हमारे ऊपर तमाम तरह कागज मांगे जाते हैं, उसके परमिशन मांगा जाता है। और यही पुलिस वाले मांगते हैं, इनसे पूछना चाहते हैं, आईएएस अधिकारी हैं, डीएम से पूछना चाहते हैं कि कौन सा थाना इस देश में बचा है जहां पर जिसमें मंदिर ना हो, क्या उसका परमिशन दिखाएंगे? आप सब एसपी ऑफिस, डीएम के ऑफिस में बना हुआ कि दिखाएंगे परमिशन? कोई परमिशन नहीं है। सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके हमें परेशान किया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इसमें मैं ही, इसके बाद वो दलितों की बारी है, पिछड़ों की बारी है, ये मारे सब जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी व्यवस्था लाना चाहती है। पुरानी सामंतवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा बना करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारा, सिख ईसाई के नारे को खंडित करना चाहती है। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं इस हिंदुस्तान की जनता को। आज भी अगर वो सरकार बनाए तो उनको 40% वोट मिला है। आज 20% मुसलमानों को निकाल दिया जाए तो 40% हिंदू भाई आज भी सेकुलर हैं। वो सेकुलर होके वोट सेकुलर दलों को करते हैं। तो मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ सारे देश की जनता को, जो देश की मिट्टी में भाईचारा घुला हुआ है, हवा में जो घुली हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो भाईचारा को कभी खत्म नहीं करना चाहेंगे, ना खत्म हो सकता है। आज भी देश के अंदर लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के गम में शामिल होते हैं, हर तरह शामिल होते हैं। और इस देश की मिट्टी के में जो घुली हुई हवा है, उस हवा को कोई खराब नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप कम शब्दों में समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप जागरूक हो जाइए और अपने भागीदारी की तरफ बढ़िए। बच्चों को
उच्च शिक्षा की तरफ ले जाइए और देश को मजबूत बनाने के लिए जो हमारे दस्तकार कारीगर तबका है, वो देश को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी पहले, आज भी। और हुब्बुल वतनी, वतन परस्ती अपने दिलो दिमाग में रखिए कि देश हमारा आज कहाँ पहुँचा, हम देश के वासी हैं, हम देश के लिए जान देने के भी तैयार हैं। और समाज के लोगों से ख़ास तौर से कहना चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा में ना आकर के अपने काम से काम रखें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करें और इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा को बना करके रखने का काम करें, तभी देश मजबूत होगा, वरना देश खंडित हो जाएगा।